कि हमारे इस सेम के लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? सो अर्थिंग है वो प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि इक्विपमेंट के सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, और ह्यूमन बीइंग के भी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए ज़रूरी रहता है। कितने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जिसको हम अर्थिंग की वजह से बचा सकते हैं, उसको नुकसान होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की नेसेसिटी क्या है? तो इसको समझाने के लिए हमने एक आयरन का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो आयन है उसको हमने अर्थिंग दिया हुआ नहीं है, सिर्फ उसको हमने क्या किया है, सप्लाई दिया हुआ है। ओके, 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई हमने दिया हुआ है। अगर कोई फॉल्ट नहीं होता है तो अगर हम बॉडी को टच करते हैं तो शॉक नहीं लगता है। बट अगर जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, ओके, कुछ हीटिंग एलिमेंट जो यूज़ किया हो उसके ऊपर जो इंसुलेशन है, अगर उसको कुछ नुकसान हुआ होता है तो जो हीटिंग एलिमेंट है वो जो आयन है उसका जो मेटल बॉडी है उसको अगर टच करता है, उसकी वजह से जो मेटल बॉडी है उसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो उसके सप्लाई पोटेंशियल के जितना हो जाता है। अगर कोई इंसान जो ज़मीन पे खड़ा हुआ है, ओके, अगर वो इस आयन को अगर टच करता है तो उसका जो बॉडी है उसमें से वो करंट फ्लो होता है और उसकी वजह से उसको शॉक लगता है। सेम वे अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आयन है उसको हमने अर्थ दिया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर इंसुलेशन ख़राब हो गया हो या तो अर्थ फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आयन हमने यूज़ किया है उसका जो मेटल बॉडी रहता है उसके साथ अर्थ वायर को हमने कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी इसका इंसुलेशन ख़राब हो जाता है तब हैवी करंट फ्लो होगा, वो फ्यूज़ में से होके बॉडी में से होके डायरेक्ट अर्थ हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये फ्यूज़ है वो ब्लो हो जाएगा, यानी कि ब्लो ऑफ हो जाएगा, यानी कि मीन्स इट विल प्रोटेक्ट, और जो इंसान है उसको शॉक लगेगा नहीं। तो जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं उसमें फ्यूज़ के अलावा दूसरे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जैसे कि अर्थ फॉल्ट रिले है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, उसको भी रखा जाता है। तो जब भी अर्थ फॉल्ट होता है उस टाइम पे ये जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो ऑपरेट हो जाते हैं, और जो फॉल्टी इक्विपमेंट होता है वो सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग, कि जब भी मीन्स यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है आयन का कि अगर उसका इंसुलेशन ख़राब होता है तो मेटल पार्ट जो होता है उसमें से होके अगर अर्थिंग नहीं दिया होता है तो थ्रू ह्यूमन बॉडी से करंट फ्लो होता है, और वो जो बंदा होता है, जो इंसान होता है, उसको फॉल्ट लगता है। अगर अर्थिंग दिया हुआ होता है तो जो फॉल्ट करंट है वो फ्यूज़ में से होके बॉडी में से नहीं जाएगा, बट क्या होगा, वो डायरेक्ट अर्थ हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो फ्यूज़ है वो भी ब्लो ऑफ हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो आयन है वो भी सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से जो इक्विपमेंट है उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है। यानी कि जो अर्थिंग है उसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग, so to keep all the metal parts of the equipment except
the live parts to the earth potential and keep the operator and attendant also at the earth potential. तो उसका सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसका जो लाइव पार्ट रहता है, यानी कि जहाँ से करंट फ्लो होता है, उसके अलावा बाकी के सभी जो मेटल पार्ट रहते हैं उसको अर्थ पोटेंशियल पे रखता है, और जो ऑपरेटर है या तो जो अटेंडेंट है उसको भी अर्थ पोटेंशियल पे रखता है। इसके अलावा भी जो इक्विपमेंट है उसके आसपास जो एरिया रहता है उसको भी वो अर्थ पोटेंशियल देता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल शॉर्ट सर्किट या तो अर्थ फॉल होता है, तब जो इंसान है वो शॉक से बच सकता है। सेकंड वन है टू अरेंज द सिस्टम सच दैट द सफिशिएंट फोल्ड करंट कैन फ्लो फॉर द सफिशिएंट ड्यूरेशन so that the protective system operate so there is no possibility of the fire and explosion. मीन्स कि जब भी अर्थ फॉल्ट फ्लो होता है उस टाइम पे उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो ड्यूरेशन है दोनों ऐसे रखे जाने चाहिए, यानी कि ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हैवी अर्थ फॉल्ट होता है उस टाइम पे जो इक्विपमेंट है या तो जो बिल्डिंग है उसमें फायर या एक्सप्लोजन होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। थर्ड है उसका टू आइसोलेट द फॉल्टी इक्विपमेंट फ्रॉम द सप्लाई सो द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम इज़ नॉट अफेक्टेड, यानी कि जो फॉल्टी इक्विपमेंट है उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में से तुरंत ही आइसोलेट करना, कि जिसकी वजह से सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होता नहीं है। So these are the objective of earthing. नेक्स्ट वन है अर्थ इलेक्ट्रोड्स। तो अर्थ इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? तो अर्थ का जो मास है उसके साथ कनेक्शन करने के लिए जो भी कंडक्टर है जिसको हम अर्थ के अंदर डालते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। तो जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रोड होता है, पाइप होती है, प्लेट होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन this type of material, this type of conductor, there are number of types of earth electrodes. In that, first one is the rod electrode, second one is the pipe electrode, third one is the plate electrode, fourth one is the strip electrode, fifth one is the coil electrode, and sixth one is concrete encased rod or wire. So in रोड इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होता है वो रोड के फॉर्म में होता है और उसको बाद में जो ज़मीन रहती है उसके अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में उसको डाला जाता है और वो आयरन या तो स्टील का बना हुआ होता है। पाइप इलेक्ट्रोड जो है, सो पाइप इलेक्ट्रोड में गैल्वेनाइज्ड पाइप का यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड होता है वो गैल्वेनाइज्ड पाइप का बना हुआ होता है और उसका जो डायमीटर होता है वो 39 mm से कम होना चाहिए नहीं, और उसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर से कम होनी चाहिए नहीं होती है। और जो उसका जो पाइप होता है उसके अंदर 150 mm के डिस्टेंस पे 12 mm डायमीटर के होल बनाए जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे पाइप इलेक्ट्रोड। प्लेट इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेट के रूप में होता है, इसलिए उसको बोला जाता है प्लेट इलेक्ट्रोड। और जो प्लेट होती है वह कॉपर या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी हुई होती है। स्ट्रिप इलेक्ट्रोड में कॉपर की स्ट्रिप होती है, इसलिए उसको स्ट्रिप इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। और उसकी जब भी हम स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का अगर यूज़ करते हैं तो उसकी लेंथ ऐसे होनी चाहिए कि जिसकी वजह से अर्थ रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, कि जिसकी वजह से
प्रोटेक्शन मिल पाए। उसके बाद है कॉइल इलेक्ट्रोड। तो ये जो कॉइल इलेक्ट्रोड है उसके अंदर GI वायर की कॉइल बनाई जाती है और ये जो कॉइल होती है उसको ज़मीन के अंदर 1.5 मीटर की गहराई में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट वन है कंक्रीट एनकेस्ड रोड्स और वायर्स। तो इसके अंदर जो रोड्स यूज़ करते हैं, जो वायर्स यूज़ किया जाता है, उसको यहाँ पे जो कंक्रीट जो होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़मीन के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3000 ओम सेंटीमीटर जितनी होती है और जो एवरेज अर्थ रेजिस्टिविटी जो रहती है उससे कम रहती है। तो इसकी वजह से जिस जगह पे अर्थ रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो वहाँ पे जो रोड होता है उसको डायरेक्ट ज़मीन के अंदर डालने से पहले उसको रोड जो होता है उसको कंक्रीट में डाला जाता है और उसके बाद उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो इसकी वजह से उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन है मेथड्स ऑफ अर्थिंग। सो अर्थिंग की जो मेथड्स है उसमें फर्स्ट वन है प्लेट अर्थिंग, सेकंड वन है पाइप अर्थिंग एंड थर्ड वन है कॉइल अर्थिंग। इसमें से मोस्टली GTU में प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग है वो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लेट अर्थिंग क्या होता है। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्लेट अर्थिंग। तो यहाँ पे आपको प्लेट दिखाई गई है। तो इसके अंदर कॉपर की प्लेट का यूज़ किया जाता है और जो कॉपर की प्लेट है उसका जो अगर हम मेज़रमेंट देखते हैं तो उसकी हाइट विड्थ और ब्रेथ होती है वो 600 mm मल्टीप्लाई बाई 600 mm मल्टीप्लाई बाई 3 mm का रहता है। या तो अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट अगर डाली हो तो उसका मेज़रमेंट 600 mm मल्टीप्लाई बाई 600 mm मल्टीप्लाई बाई 6 mm, यानी कि उसका जो ब्रेथ होता है वो 6 mm की होती है और उसको जो ज़मीन रहती है उससे मैक्सिमम 3 मीटर, मिनिमम 3 मीटर तो उसको रखना ही है। ऐसे गड्ढा जो बनाया जाता है उसके अंदर उसको डाला जाता है। जो प्लेट होती है उसके चारों ओर कॉल या तो नमक है उसके लेयर बनाए जाते हैं और ये जो लेयर है वो 15 सेंटीमीटर के बनाए जाते हैं, यानी कि एक बार कॉल का 15 सेंटीमीटर का लेयर बनाया जाता है, उसके ऊपर सॉल्ट का 15 सेंटीमीटर का लेयर बनाया जाता है, उसके बाद फिर से कॉल का लेयर, उसके बाद फिर से सॉल्ट का लेयर। तो इस तरह 1 बाय 1 लेयर्स बनाए जाते हैं जो प्लेट होती है उसके चारों ओर। अगर कॉपर की प्लेट होती है तो कॉपर का वायर, और अगर गैल्वेनाइज प्लेट हो तो गैल्वेनाइज वायर होता है, उसका जो तार होता है उसको प्लेट के साथ कॉपर के नट बोल्ट से फिट किया जाता है और ये जो तार रहता है उसको 19 mm के जो डायमीटर वाला गैल्वेनाइज्ड पाइप है उसके अंदर रख के ज़मीन पर डाल दिया, मीन्स ज़मीन के ऊपर लगाया जाता है। और बाद में जिस इक्विपमेंट को हमें प्रोटेक्शन देना होता है उसकी फ्रेम के साथ नट बोल्ट से उसको फिट किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे प्लेट अर्थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये प्लेट का यूज़ किया गया है, उसके ऊपर चारकोल लगाया जाता है। ये जो पूरी प्लेट है वो आप उसके देख सकते हो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 3.15 mm की लगाई गई है
अगर GI प्लेट है यानी कि गैल्वेनाइज है तो उसका हम मेज़रमेंट लेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 6.3 mm। और अगर कॉपर प्लेट है तो उसका जो मेज़रमेंट है वो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.15 mm की प्लेट ली जाती है। बाद में उसके आसपास पूरा चारकोल और सॉल्ट की हेल्प से लेयर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद GI पाइप से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस इक्विपमेंट को हमें प्रोटेक्शन देना है उसके साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है पाइप अर्थिंग। तो जैसे प्लेट अर्थिंग में हमने प्लेट का यूज़ किया, पाइप अर्थिंग में पाइप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 38 mm ये जो है वो पूरी पाइप का यूज़ किया गया है और उसका जो डायमीटर है वो 38 mm का डायमीटर है। और ये जो लेंथ रहती है वो 2 से 2.5 मीटर तक की लेंथ वाली पाइप का यूज़ किया जाता है। जो पाइप रहती है उसमें 15 सेंटीमीटर की स्पेस पे होल्स बनाए जाते हैं और ये जो होल्स है उसका भी डायमीटर फिक्स रहता है, वो रहता है 12 mm। जो गड्ढा हम खोदते हैं उसकी अगर हम डेप्थ देखते हैं तो वो 4 मीटर तक का, कम से कम 4 मीटर का तो होना ही चाहिए जिसके अंदर पाइप को डाला जाता है। ये जो पाइप रहती है उसके आसपास 15 सेंटीमीटर तक, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, 15 सेंटीमीटर तक कोल और सॉल्ट यानी कि नमक के लेयर्स बनाए जाते हैं। इसके बाद ये जो पाइप रहती है उसका जो अपर एंड रहता है वहाँ पे 19 mm के डायमीटर वाली पाइप रहती है और उसके एंड पे नेट को लगाया जाता है। ये जो पाइप रहती है उसके साथ अर्थ वायर रहता है, उसको फिट किया जाता है और ये जो वायर रहता है उसको 13 mm डायमीटर वाली गैल्वेनाइज्ड पाइप में से निकाला जाता है और उसके बाद उसको ऊपर तक बाहर निकाला जाता है। ये जो वायर है उसको बाद में जिस इक्विपमेंट को हमें प्रोटेक्शन देना है उसके साथ, उसकी जो फ्रेम होती है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद है अर्थिंग रेजिस्टेंस। सो अर्थिंग रेजिस्टेंस क्या रहता है कि जो फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू अर्थ इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ अर्थ कंडक्टर विच इज़ कॉल्ड अर्थिंग। तो सबसे पहले अर्थिंग क्या होता है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अर्थिंग वायर के थ्रू, अर्थिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू हम ज़मीन के साथ कनेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग। जब भी फॉल्ट होता है तो ये जो फॉल्ट करंट है वो ये जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होगा उसके थ्रू डायरेक्ट ज़मीन में चला जाता है। ये जो फॉल्ट करंट रहता है वो जो भी पाथ के थ्रू ज़मीन के अंदर एंटर होता है तो जो उसको रेजिस्टेंस लगता है उसको हम बोलेंगे अर्थिंग रेजिस्टेंस, यानी कि अर्थ का रेजिस्टेंस। ओके, कि जब भी फॉल्ट अकर्स द फॉल्ट करंट गोज टू ग्राउंड थ्रू दिस अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड यानी कि हम पाइप यूज़ कर रहे हैं, प्लेट यूज़ कर रहे हैं, कॉइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है वो अर्थ इलेक्ट्रोड है, तो उसके थ्रू फॉल्ट करंट है वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो बट उस टाइम पे करंट को रेजिस्टेंस लगता है,
यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ थ्रू विच दिस फॉल्ट करंट रीचेज टू ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थिंग रेजिस्टेंस। तो इसको हम बोलेंगे अर्थिंग रेजिस्टेंस। द फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस, यानी कि अर्थिंग रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है लूज कनेक्शन, सेकंड वन है रस्ट बिटवीन जॉइंट्स, थर्ड वन है रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल। तो सबसे पहले है लूज कनेक्शन, यानी कि जो भी अर्थिंग के लिए हम कनेक्शंस करते हैं वो लूज़ होनी चाहिए नहीं, क्योंकि अगर लूज़ कनेक्शन होते हैं तो उसकी वजह से कांटेक्ट कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसके अलावा भी अगर कॉन्टैक्ट्स लूज़ होते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी बीच में जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन है रस्ट बिटवीन जॉइंट्स, यानी कि अपन बोलते हैं काट लागवो। ओके, तो जो जॉइंट्स है उसके बीच में जो रस्ट लगता है उसकी वजह से भी अर्थ रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो वो कैसे बढ़ता है कि जब भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो उसके बीच में एयर होती है, वो जो एयर होती है उस पर अगर मॉइस्चर होता है तो उसकी वजह से बाद में रस्ट लग जाता है, यानी कि काट लग जाता है। स्पेशली अगर गैल्वेनाइज्ड वायर यूज़ किया हो तो जो रस्ट लगने की पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा भी अगर गैल्वेनाइज्ड प्लेट या तो पाइप से अगर उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया हो तो इसकी ऊपर भी रस्ट लगने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेक्स्ट वन है रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, यानी कि जो सॉइल रहती है वो जो ज़मीन रहती है उसके अंदर अगर मॉइस्चर यानी कि भेज अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि जो अर्थिंग प्लेट होती है या तो पाइप है जो हमने यूज़ की हुई होती है उसके बीच में सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए। बट अगर अर्थिंग हमने दे दिया ओके, और जो अर्थ पीट रहता है उसमें अगर हम पानी डालना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ज़मीन है उस पर मॉइस्चर नहीं रहेगा, भेज नहीं रहेगा। ओके, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। नाउ मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि अर्थ रेजिस्टेंस है उसको कौन कौन सी मेथड से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है द अर्थिंग रॉड शुड बी ब्यूरिड एट लीस्ट 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, यानी कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड है उसको कम से कम 2 मीटर जितना गड्ढा बना के उसमें डालना चाहिए। ओके, टू डिग द स्पेस अराउंड अर्थ इलेक्ट्रोड एंड क्लीन द रस्ट पीरियडिकली, यानी कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसके आसपास जो भी एरिया है उसके आसपास खुदाई करके अर्थिंग प्लेट जो रहती है उसके ऊपर जो रस्ट लगा हो, जो इसको हम बोलते काट, तो उसको क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट वन है फ्रेश लेयर्स ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट टू बी केप्ट अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड आफ्टर क्लीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड की अगर क्लीनिंग हो जाती है तो उसके बाद जो कॉल है, जो सॉल्ट है, जो नमक है जो हम यूज़ करते हैं उसके फ्रेश लेयर्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट वन है कनेक्ट मोर देन 1 इलेक्ट्रोड इन पैरेलल, यानी कि एक से ज़्यादा अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको पैरेलल में कनेक्ट करने से भी अर्थ रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होता है। सो दीज आर द मेथड्स टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस। नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस, कि अर्थ रेजिस्टेंस को हम कौन कौन से मेथड से मेज़र कर सकते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है वॉल्ट मीटर एमीटर मेथड,
सेकंड वन है अर्थ टेस्टर मेथड, थर्ड वन है ओम मीटर मेथड एंड फोर्थ वन है अर्थ लूप टेस्टर मेथड। ओके, GTU में आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का तो नहीं पूछते, बट आपको मेथड्स पूछी जाते हैं कि गिव द नेम्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि अर्थिंग रेजिस्टेंस को मेज़र करने की मेथड्स। तो अगर हम नाम के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो जो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड रहती है उसके अंदर जो वोल्ट मीटर और जो एमीटर है उसके हेल्प से रीडिंग लिए जाते हैं और हर बार जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है और उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है उसका एवरेज निकाला जाता है और ऐसे अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू मेज़र की जाती है। जो अर्थ टेस्टर होता है उसमें अर्थ टेस्टर मेथड में अर्थ टेस्टर नाम का इक्विपमेंट आता है जिसका यूज़ किया जाता है। तो जो अर्थ टेस्टर होते हैं वो अगर कम रेजिस्टेंस हो उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके लिए जो अर्थ टेस्टर रहता है उसको जो वोल्टेज स्पाइक होता है और जो करंट स्पाइक होता है उन दोनों के बीच में कनेक्ट किया जाता है और उसका जो अर्थ का जो टर्मिनल होता है उसको अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो सबसे मेन आपको ये याद रखना है कि जो अर्थ टेस्टर के जो 3 टर्मिनल होते हैं, एक होगा फेज़ का यानी कि वोल्टेज का, दूसरा होगा करंट का और तीसरा होगा अर्थ का। अर्थ का हम अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ देंगे, वोल्टेज का वोल्टेज के साथ और करंट का करंट के साथ। तो ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड जो इक्विपमेंट है वो एक टाइप, उसके अंदर एक छोटा सा जनरेटर होता है और उसका जो आर्मेचर होता है उसको बाहर से हैंडल की हेल्प से घुमाया जाता है। तो इसकी वजह से करीबन 500 वोल्ट तक का DC प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से जो अर्थ टेस्टर जो रहती है उसकी जो कॉइल होती है उसमें से करंट है वो प्रोड्यूस होता है और वो करंट स्पाइक के थ्रू ज़मीन में चला जाता है। तो ये जो करंट रहता है उसकी वजह से और जो मीटर रहता है उसमें जो मैग्नेट होता है उसकी वजह मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है और जो कॉइल रहती है वो कोई एक जगह पे स्टेडी हो जाएगी और जो कॉइल होती है उसके साथ एक डायल लगा होता है जो ओम में उसकी वैल्यू दिखाता है। तो ये जो वैल्यू होगी वो हमें अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। जो सेम वे जो ओम मीटर मेथड है, तो ओम मीटर मेथड में क्या होता है कि ओम मीटर का यूज़ करके रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। तो इसमें भी यही होता है कि जो ओम मीटर होता है उसको एक रेंज पे रखा जाता है और दोनों जो प्रोब रहते हैं उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो डायल होगा वो 0 पे सेट हो जाएगा। एक जो प्रोब होगा उसको अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जाता है और बाद में जो दूसरा होता है उसको जो वाटर टैप रहता है वहाँ पे उसको लगाया जाता है, या तो दूसरा कोई अर्थिंग टर्मिनल के साथ भी उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं और बाद में मीटर का रीडिंग लिया जाता है तो हमें अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट अर्थ लूप टेस्टर मेथड। तो अर्थ लूप टेस्टर मेथड जो है उसमें अर्थ लूप टेस्टर इक्विपमेंट ही आता है जिसका यूज़ किया जाता है और इसके अंदर फेज़, न्यूट्रल और अर्थ ऐसे 3 टर्मिनल दिए होते हैं। जो P टर्मिनल है उसके साथ हम फेज़ को कनेक्ट करेंगे, N के साथ न्यूट्रल को और E के साथ अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अर्थ लूप टेस्टर है उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर रहता है उसका जो प्राइमरी होता है उसको सप्लाई मिलेगा और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कनेक्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से
जो वाट मीटर और ए मीटर का जो रीडिंग होता है उसकी हेल्प से हमें अर्थ लूप रजिस्टर्स की वैल्यू मिलती है. So these are the methods to measure earth in resistance.